डियर साथियों, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हमारा जो अणु संख्या गुणधर्म चल रहा था, इस अणु संख्या गुणधर्म के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा हेमांक में अवनमन। अगर पहले तो हम क्वथनांक में उन्नयन पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगर हमारा हो पाएगा तो यार हेमांक में अवनमन को भी हम आज ही की वीडियो के अंदर खत्म कर लेंगे। तो भाई हम आपको कल समझा चुके थे कि भाई क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखो, क्वथनांक हम बता चुके थे बेटा कि क्वथनांक क्या होता है, ताप होता है। और उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, मतलब ये ताप में वृद्धि है। क्वथनांक क्या होता है, ताप, और उन्नयन क्या होता है, वृद्धि, मतलब ये ताप में वृद्धि है। लेकिन कौन से ताप में वृद्धि है वो हमें बताना है। तो देखो, हमने आपको कल ही बताया था कि यार जो क्वथनांक है एक ताप है। क्वथनांक क्या है, एक ताप है, लेकिन ये एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये वाला ताप है क्वथनांक। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैं समझाता हूं। ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है। अगर इस पात्र में मान लेते हैं एक शुद्ध विलायक भरा हुआ है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो जो शुद्ध विलायक होता है वो तो केवल और केवल जल ही होता है। क्या होता है शुद्ध विलायक? जल। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको गर्म करूंगा, केवल जो जल है इसको गर्म करूंगा, शुद्ध विलायक है ना, तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसके ऊपर बाष्प अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? बाष्प अणु। और जैसे जैसे मैं गर्म करता जाऊंगा, जैसे ही ज्यादा गर्म करूंगा तो ये बाष्प अणु हैं, इन बाष्प अणुओं की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब बाष्प अणु की संख्या में वृद्धि होगी तो बाष्प अणु क्या होंगे? टूटेंगे। तो बाष्प अणु टूटेंगे तो बाष्प अणु इस द्रव के ऊपर एक दाब लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाष्प दाब। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसको गर्म करेंगे, जैसे शुद्ध विलायक है, इसको गर्म करेंगे तो इसका हमें बाष्प दाब ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाष्प दाब क्या मिलेगा? ज्यादा, क्योंकि बाष्प अणुओं की संख्या हमें ज्यादा मिलेगी। लेकिन यार अगर मैं इस शुद्ध विलायक जैसे जो जल है, अगर इस जल में मैं नमक मिला दूं, है ना, नमक क्या है बेटा? अवाष्पशील विलेय। जिसकी वाष्प नहीं बनती है उसे हम आवाष्पशील कहते हैं। तो आवाष्पशील विलेय है, तो जैसे ही मैं यार इसके अंदर नमक डालता हूं, मतलब आवाष्पशील विलेय डाल देता हूं नमक, तो ये जो आवाष्पशील विलेय है बाष्प अणुओं की संख्या को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्योंकि नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं है, साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा, तो बाष्प अणु बनेंगे इसके अंदर कम। और जब बाष्प अणु कम बनेंगे तो भाई बाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, जब शुद्ध विलायक में कोई आवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो बाष्प दाब तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जब बाष्प दाब कम हो जाएगा, लेकिन बाष्प दाब तो कम होगा, लेकिन क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। कैसे? जैसे मान के चलो ये शुद्ध विलायक है, अगर हमें इसको गर्म करें और इसको हमें, देखो बाष्प शुद्ध विलायक जैसे जल है, ये द्रवावस्था में है। अगर देखो क्वथनांक क्या होता है? वह ताप होता है जो द्रव को किस में परिवर्तित कर दे बेटा? गैस में परिवर्तित कर दे। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये तो केवल शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही इसके अंदर यहाँ नमक डाल दूंगा, ये जैसे ही मैं क्या डाल दूंगा बेटा? नमक डाल दूंगा, तो देखो अभी पहले हमें केवल किसको गर्म करना पड़ रहा था? जल को गर्म करना पड़ रहा था। तो ताप कितना लग रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जल में हमने क्या मिला दिया? नमक। तो अब जल के साथ हमें किसको गर्म करना पड़ रहा है? नमक को भी गर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, और नमक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो मतलब इसको भी हमें अब गैस अवस्था में ले जाना पड़ रहा है। मतलब जल में अब नमक मिला दिया, तो अब हमें इसको ताप जो है ना ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें नमक को भी गर्म करना पड़ रहा है, तो यहाँ ताप लगेगा ज्यादा। तो मान के चलते हैं अभी ये नमक और जल जो द्रव का विलयन था, अब इसको द्रव से इस गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए भाई हमें ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी। आप खुद सोच लो, पहले केवल हमें जल को गर्म करना पड़ रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप देना पड़ रहा था। अब जल और नमक को गर्म करेंगे तो थोड़ा ज्यादा ताप नहीं देना पड़ेगा? बोलो, खुद सोचो, देना पड़ेगा ना। तो ताप में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जो ताप में वृद्धि है वही तो क्वथनांक में उन्नयन है, वही तो क्वथनांक में क्या है? उन्नयन। तो
ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई भी आवाजशील विलेय मिला देते हैं तो जो क्वथनांक है मतलब जो ताप है वो बढ़ जाता है। ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर हमें उसको ज्यादा ताप देना पड़ेगा और ज्यादा ताप देंगे तभी वो द्रव का जो विलयन है वो गैस में परिवर्तित होगा। तो जो ताप में वृद्धि हुई है वही क्वथनांक में उन्नयन है। तो ये लिखा है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवाजशील विलेय जैसे नमक मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। ये तो हमें पता ही है, ये हमने समझाया और ये हम सीख कर भी आए हैं। वाष्प दाब में तो कमी हो जाती है, फलस्वरूप जो क्वथनांक है, क्वथनांक वाला जो ताप है उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो जाती है, इसी ही जो वृद्धि हुई है इसे ही क्वथनांक में हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कहते हैं। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और क्वथनांक में उन्नयन की मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, इसकी एक परिभाषा और है, ठीक है? वो परिभाषा क्या है ना? तो देखो यहाँ लिख रहा हूं, वह ताप जिस ताप पर वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उस ताप को क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक कहते हैं, ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं। उस ताप को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ये क्वथनांक की एक परिभाषा है। क्वथनांक की बेटा ये क्या है? परिभाषा है। वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को बेटा क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो ये क्वथनांक की परिभाषा है। क्वथनांक की एक परिभाषा ये भी है। क्वथनांक की एक परिभाषा मैंने ये बताई कि भाई वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है वो क्वथनांक होता है। और दूसरी परिभाषा क्वथनांक की ये है, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है? तो अब देखो, जब भी कोई भी द्रव किसी द्रव का जब वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये गैस में परिवर्तित हो गया तो सीधी परिभाषा ये भी याद रख सकते हैं और ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर हुई बातें? ठीक है, तो ये बातें ये आपको ये है क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा और ये केवल क्वथनांक की परिभाषा मैंने आपको एक अलग से बताई है। अब ध्यान रखना, सुनो, मान लेते हैं, देखो अभी 100 डिग्री नहीं मान रहा है ना? देखो मान लेते हैं बेटा कि ये जो शुद्ध विलायक है इसका जो क्वथनांक था वो आपका T0B था। अच्छा सर ये T0B से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है उसको? ठीक है, क्योंकि यार हमें पता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, ये हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो टेम्परेचर का हम क्या उठाते हैं? T, और ये कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग, मतलब क्वथनांक वाला है तो इसलिए हम क्या उठाते हैं इसका? B। तो ये टेम्परेचर का हो गया T और बॉइलिंग का हो गया B, इसलिए क्वथनांक को जो है ना हम TB से व्यक्त करते हैं। क्वथनांक को बेटा हम किससे व्यक्त करते हैं? TB से। बट ये शुद्ध विलायक का है इसलिए हम इसमें क्या लगा देते हैं? एक 0 लगा देते हैं, तो इसका T0B है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने इसमें नमक मिला दिया तो ये जो विलयन बना है इसका क्वथनांक मान लेते हैं बेटा क्या हो गया हमारा? TB है। क्या हो गया हमारा? TB है, ठीक है? तो आप बताओ जब यहां से यहां आए तो वृद्धि हुई कि कमी हुई? बताओ, जब यहां से यहां आए तो क्या हुई? वृद्धि हुई। तो बड़ा कौन है? ये, और छोटा कौन है? ये। और हमने आपको कल ही बताया था ये चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो हम बड़े में से छोटे को घटाकर निकालते हैं। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, ठीक है? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्वथनांक में उन्नयन हमारा निकल जाएगा। क्वथनांक में जो परिवर्तन है वो निकल जाएगा। आप खुद देख लो, अगर 110 में से 100 को घटा दें तो 10 निकलेगा, तो ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो एक क्वथनांक निकल जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे इसे TB माइनस T0B, ऐसे ही लिखेंगे ना। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तभी निकलेगा ना, तो इसे TB माइनस T0B, या देखो ये परिवर्तन है तो परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं? डेल, तो डेल TB, ठीक है? इसको हम जो है ना ऐसा ना लिखे तो डेल TB भी लिख सकते हैं। डेल TB से व्यक्त करते हैं, ठीक है? व्यक्त करते हैं।
व्यक्त करते हैं। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है मेरे प्यारे साथियों, क्वथनांक में उन्नयन का हम पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर और चीजें जानते हैं, या फिर पहले हम इसकी और चीजें थोड़ी जान लें फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक क्वथनांक में उन्नयन आए तो बेटा यहां तक हमें लिखना है। ठीक है, ये तो मैंने क्वथनांक की परिभाषा बताई है। अब इसके बाद में एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। ये नोट लगा के लिख लेना, ये नोट डाल लेना। ठीक है, तो यहां लिखना है, देखो, किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। अच्छा, ये कैसे सिद्ध होता है? देखो, आपको पता है मूललता, आपने पढ़ी है ना मूललता। तो मूललता क्या होती है बेटा? मूललता, देखो, ये मूललता के समानुपाती, ये लिखा दिख नहीं रहा था, समानुपाती होता है। ठीक है, अब ये कैसे? तो देखो यहाँ सुनना, ये जो मूललता है वो क्या है? मोलों की संख्या। मूललता क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या मतलब बेटा अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या अगर बढ़ेगी तो हमें पता है अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ेगा। हमने पढ़ा था अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। अणु संख्या गुणधर्म केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा? अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मूललता बढ़ेगी मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेगा, और क्वथनांक में उन्नयन भी तो अणु संख्या गुणधर्म है, ये भी बढ़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये इस बात सिद्ध होती है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है मूललता के कैसा होता है? समानुपाती। तो देखो, क्वथनांक में उन्नयन क्या है बेटा? डेल टीवी। ठीक है, तो अर्थात करके हम लिखेंगे, अर्थात जो डेल टीवी है वो मूललता के कैसा हो जाएगा? समानुपाती। अब मूललता क्या होती है? तो मूललता को हमें पता है स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, तो ये स्मॉल m। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बेटा तो हमें एक नियतांक मिल जाता है, कांस्टेंट मिल जाता है। तो वैसे हम k भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्वथनांक में उन्नयन के अंतर्गत आया है तो क्वथनांक हमें बताना पड़ेगा। तो क्वथनांक का हमने यहाँ लिख दिया वॉल्यूम का b, और ये लिख दिया हमने m। ठीक है, तो ये आपका एक k भी जो है एक नियतांक आ गया। तो एक लाइन लिखेंगे जहां k भी एक नियतांक है। आई होप आप बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब के भी नियतांक है तो बेटा एग्जाम में हमारे लिए जो के भी है इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि के भी है क्या। ठीक है, तो देखो के भी नियतांक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? तो जैसे देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका केवी है, एक केवी एक नियतांक जिसे हम क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की यार एग्जाम में परिभाषा पूछता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। देखो, मोलल उन्नयन स्थिरांक ना बोल के हम इसको क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, अब इसकी परिभाषा आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम जो केवी है इसकी परिभाषा निकालेंगे। ठीक है, तो केवी की अगर परिभाषा हमें निकालना है तो जो m है, मोलों की संख्या है, उसकी वैल्यू हमें 1 मोल रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी? 1 मोल। जो मोललता है इसके मोलों की संख्या हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 1। तो m इक्वल टू हम 1 रख देंगे बेटा, तो ये डेल टी भी बराबर क्या हो जाएगा? के भी हो जाएगा। m की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 1 रख दी, और 1 का कोई मतलब नहीं रहता। तो जो डेल टी भी है वो किसके बराबर हो गया बेटा? केवी के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? केवी के। अब जो डेल टी है वो क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, और केवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो गए तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं, अतः
अतः अच्छा ये बराबर कब हुए, जब हमने m की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी। m की वैल्यू कितना रखी, 1। जब हमने 1 मोल का विलयन बनाया, कितने मोल का विलयन बनाया, 1 मोल का विलयन बनाया, तब ये जो वैल्यू है वो बनाए। तो अतः में हम क्या लिखेंगे, अतः 1 मोल विलयन के लिए, अतः 1 मोल विलयन के लिए, 1 मोल विलयन के लिए होने वाला अब होने वाला क्या, क्वथनांक में उन्नयन, होने वाला क्वथनांक में उन्नयन, होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा लिखनी है। क्लियर हो गई ये बातें, सब चीजें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तो यही लिखा है कि अगर m = 1 रखा तब ये आया ना, तो वो शर्त हमें लगानी पड़ती है। जब हम सूत्र से परिभाषा निकालते हैं तो वो हमें शर्त लगानी पड़ेगी। तो हमने अतः करके लिख दिया, अतः 1 मोल विलयन, एक m = हमने 1 रखा, मतलब 1 मोल का विलयन बनाया। जब 1 मोल का विलयन बनाया तो जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वही क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। ये इसकी पूरी परिभाषा हो गई और ये हमारा पूरा क्वथनांक में उन्नयन हो गया। आई होप आप बेटर तरीके से समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में आए भाई कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो आप उसमें एक ही लाइन लिखना, अतः को छोड़ देना और लिखना 1 मोल विलयन के लिए होने वाला क्वथनांक में उन्नयन ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है और इसे हम केवी से व्यक्त करते हैं। इतना बस लिखना है, क्योंकि ये जो परिभाषा है वो 1 नंबर में आपसे पूछी जाती है। तो अतः छोड़ देना, इतना लिखना और इसे केवी से व्यक्त करते हैं, इतना आप लिख देना, आपका काम चल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर क्वथनांक में उन्नयन आता है ये पूछा तो फिर आप यहाँ तक बताओगे, ये मैंने क्वथनांक बताया। क्लियर हो गई सब बातें, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका हम आपको ग्राफ बता देते हैं। भाई जब भी ग्राफ की बात आती है तब हम 2 अक्षों का यूज करते हैं, क्योंकि ग्राफ हमेशा 2 अक्षों पर बनता है। तो आप जानते ही हो 2 अक्ष इस टाइप से रहते हैं, ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो ग्राफ को भी यार हम 2 ही अक्ष पर बनाएंगे। ये हमारा मान लेते हैं x अक्ष, सॉरी ये हमारा मान लेते हैं y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, तो x अक्ष के अंदर हमने लिया है बेटा ताप, क्योंकि ताप और जो है ना, देखो क्वथनांक उन्नयन में ताप और दाब की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये लिखा भी है, वह ताप जिस ताप पर, देखो वह ताप जिस ताप पर किसी तरह का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो हमें ये देखो ताप की, वाष्प दाब की और वायुमंडलीय दाब, इन 3 की जरूरत इस ग्राफ के अंदर हमें पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये हमने x अक्ष पर लिया है ताप और जो y अक्ष है इस पर लिया है हमने वाष्प दाब और ये एक वायुमंडलीय दाब है। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है बेटा, 1 atm होता है। क्या होता है वायुमंडलीय दाब, 1 atm होता है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे भाई ये हमारे पास कोई एक लिक्विड है। ठीक है, कोई हमारे पास लिक्विड है जो विलायक है। क्या है, विलायक है। ठीक है, तो आप हमें बताओ अगर ये विलायक है, ठीक है, अगर हम विलायक का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम देखो ये यहाँ पर कोई विलायक है, मान लिया यहाँ पर क्या है, कोई विलायक है, अगर हम इस विलायक का हम ताप बढ़ाएंगे, देखो यहाँ ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो ताप बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब में क्या हो रही है, वृद्धि। ताप बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब में क्या हो रही है, वृद्धि। और ताप बढ़ा रहे हैं, वाष्प दाब में वृद्धि हो रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपने विलायक लिया है वो विलायक किसी ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वो जो आपने विलायक लिया है वह है विलायक किसी ताप, देखो जब ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो ये वृद्धि हो भी रही है ना वृद्धि। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि भाई किसी ताप पर इसका जो विलायक है, इसका विलायक का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और ये वायुमंडलीय दाब है, देखो बराबर हो गया। तो ये वायुमंडलीय वाष्प दाब के, सॉरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा इस विलायक का, ये मान लेते हैं क्या है, विलायक है। ठीक है, क्या है ये, विलायक। तो जब इस विलायक का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये जो विलायक है वो द्रव से किस अवस्था में चला जाएगा, गैस अवस्था में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं गैस अवस्था में चला गया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ए और ये बी है। विलायक की जो लाइन है वो क्या मान लिया हमने, ए और बी है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, बताओ अगर मैं इस विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला दूं, जैसे नमक मिला दूं,
अब इस विलायक में अगर कोई आवासशील विलेय मिला दूं, जैसे नमक मिला दूं, ठीक है, तो बताओ इसका जो वाष्प दाब है वो घटेगा, वो वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा। तो मान लेते हैं इसका जो वाष्प दाब है वो घट गया और ये आ गया, ठीक है, अब ये आ गया। तो यार जो भी विलयन बना हुआ इस विलायक में, जैसे ही हमने विलय मिलाया तो कोई विलयन बन गया और इस विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा क्योंकि आवासशील विलय मिला दिया। तो अगर जो विलयन बना है, अब इस विलयन का भी अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आपने विलयन लिया है, ये जो आपने विलयन लिया है, इस विलयन का वाष्प दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, मतलब ये विलयन भी क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये देखो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं बेटा CD, इसको हम क्या मान लेते हैं, CD, ठीक है। अब ये ध्यान से हमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यार देखो ये जो यहाँ से अगर देखूं, ये वाला ये जो ताप है, ये जो ताप है वो कौन सा ताप है, क्वथनांक वाला ताप है। और ये किसका क्वथनांक है, ये किसका क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, T0B से। और आप ये बताओ ये वाला जो क्वथनांक है वो किसका क्वथनांक है, विलयन का, किसका है, विलयन का। और विलयन के क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करेंगे, विलयन के क्वथनांक को हम किससे व्यक्त करेंगे बेटा, TB से। कैसे व्यक्त करेंगे, TB से। तो अब देखो विलयन जो विलायक है और ये क्या है, विलयन। तो विलायक से जैसे ही विलयन में गए तो ताप में क्या हुई, वृद्धि हुई, ताप में क्या हुई, वृद्धि। देखो यहाँ ताप ये था और यहाँ ये है, तो मतलब ये वृद्धि हुई ना। तो ये जो वृद्धि हुई है और ये क्या था, ये थी कम और ये थी ज्यादा, तो अब ये वृद्धि हो गई। अगर हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, क्वथनांक में क्या निकालना है, उन्नयन, तो इनके बीच का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल TB होगा, क्या होगा, डेल TB होगा। समझ आ रहा है आपको। तो ये क्वथनांक में उन्नयन का बेटा क्या बन गया है, ग्राफ। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने यार पूरी ताकत आपको लगा दी समझाने में। के बाद मेरे भाई क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसको अभी हम कंप्लीट कर लेते, क्योंकि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें 100% पढ़ाई करनी है। अगर हमें छोड़ना होता तो भाई हम महीने 2 महीने पढ़ते, लेकिन हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं तो भाई हम पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान, देखो आणविक द्रव्यमान को हम बेटा किससे व्यक्त करते हैं, M से, ठीक है। बट ये किसका है, विलेय के, तो विलेय को हम किससे व्यक्त करते हैं, B से। तो ये हो जाएगा हमारा MB। तो हमें MB की क्या करना है, गणना करनी है। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब बेटा MB की हमें क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें बस एक लाइन लिखना है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं बेटा कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो भाई मोललता के समानुपाती होता है, ये हम जानते हैं, अभी हमने आपको सिखाया, ये हम जानते हैं। अब देखो समानुपाती का बेटा जब जब चिन्ह हटता है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बेटा क्या आता है, एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है, ठीक है। तो ये नियतांक आ गया है, हट गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे जहां k भी एक नियतांक है, जहां k भी एक नियतांक है, k भी एक नियतांक है, बस ये लिख दिया, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है। अब अगर हमें MB की गणना चाहिए करना है, अगर हमें MB की गणना करनी है, MB निकालना है, तो MB होना भी तो चाहिए। MB निकालना है तो MB होना भी तो चाहिए, जब तो MB निकलेगा यार। अगर MB होगा ही नहीं तो MB निकल कैसे जाएगा, नहीं, ठीक है। तो भाई डेल TB के अंदर आप देखो, डेल TB को झांको अच्छे से, डेल TB को झांको, क्या इसके अंदर हमें MB मिल रहा है, नहीं सर। डेल TB के अंदर कैसे MB मिल सकता है, डेल TB का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अब डेल TB का फॉर्मूला नहीं होता तो इसके अंदर MB तो होगा नहीं। अच्छा, KB के अंदर MB है, तो KB के अंदर भी MB नहीं है। कहाँ है MB, KB के अंदर जा सकते हो, डेल TB के अंदर जा सकते हो, KB के अंदर जा सकते हो, नहीं ना। तो MB कहां से होगा, लेकिन यार M के अंदर जा सकते हो, क्योंकि M है मेरे भाई मोललता। M क्या है, मोललता। और आपने मोललता का सूत्र पढ़ा है WB इंटू 1000, WB इंटू 1000 MB इंटू भाई
WA किसमें, GM में, मतलब ग्राम में। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि मैंने मूलतः आपको पढ़ा दिया, ये फॉर्मूला भी पढ़ा दिया। तो ये यार इसके अंदर हम जा सकते हैं, इसके केवल M के अंदर जा सकते हो, लेकिन जैसे ही हम M के अंदर गए तो हमें क्या मिल गया, MB मिल गया। लेकिन इन दोनों के अंदर हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनका फॉर्मूला ही नहीं होता। ठीक है, तो जो M है, M का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे M का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपका डेल टी भी रहेगा, ये डेल टी भी रहेगा ज्यों का त्यों। ठीक है, अब ये k भी रहेगा बेटा आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, अब m जो है, m का मान रख दो, m का मान ये है, तो ये आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा बेटा, एम बी और इंटू WA। अब ये ग्राम में रहेगा। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू निकालना बेटा, RC का मान, MB का मान निकालना। अब जब हमें MB का मान निकालना तो MB बराबर में चाहिए, तो बेटा MB को ले जाओ इधर और डेल TB को ले जाओ इधर। हमारा फॉर्मूला बन के कंप्लीट और हमारा व्यंजक भी कंप्लीट। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो MB को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये रहा आपका MB, ये रहा आपका MB और डेल TB को इधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बराबर में, ऊपर क्या है बेटा, KB है और ये है सॉरी ये है WB और ये रहा आपका 1000, ये ऊपर ये तीनों ही है ना। ठीक है, MB तो इधर चला गया, अब नीचे कौन आया, डेल TB, तो ये आ गया आपका डेल TB और इनटू ये रहा आपका